आज से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं किसे? एम लक्ष्मीकांत को। ये कहूँ कि संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान को आप एम लक्ष्मीकांत के नाम से जानते हैं। ये वाली पुस्तक यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स भी इसको टीच कर चुके हैं, और बच्चों को बस पहली किताब इसी के बारे में जानकारी मिलती है। कोई यूपीएससी या कोई सिविल का एस्पिरेंट्स है आता है इस क्षेत्र में, तो उससे पूछिए कौन सी बुक आपके पास है, तो कहता है एम लक्ष्मीकांत। इतनी चर्चा इस पुस्तक की, सालों साल वह बच्चा अध्ययन करता है इस पुस्तक को, फिर भी उसे इसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। लेकिन गाना किसकी गाता है? एम लक्ष्मीकांत। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनलों पर देखा गया कि लोग एम लक्ष्मीकांत को लाइन टू लाइन कथा बांटते हैं कि आप सुनिए शब्दों को। लक्ष्मीकांत के शब्द को रटना नहीं है। क्या किसी ने कभी एम लक्ष्मीकांत को एप्लीकेशन मोड पे ला के पढ़ाने का प्रयास किया है? या कोई ऐसा भी है जो व्यवहारिक तरीके से आपको इसे समझाया है? क्योंकि इसकी भूमिका आपके प्री और मेंस में दोनों में अधिक है। यदि आप स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन 15 से 20 हो जाते हैं। आप यूपीएससी की बात करेंगे तो करंट से कनेक्ट होते हुए कॉन्स्टिट्यूशन प्री में 5 क्वेश्चन टू 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी पीसीएस को दे रहे हो तो यूपी पीसीएस में 20 से लेकर 25 क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत की लाइनों से सीधा सवाल आपसे आपके ऑप्शन में, आपके स्टेटमेंट में नजर आता है। एम लक्ष्मीकांत हमारे लिए अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि इससे लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और ख़ासकर ये सहायक होती है। ये भी आप समझिएगा, ये कोई ऐसी संविधान की बुक नहीं है। संविधान के पढ़ने के लिए गाइड है। किसके लिए बनी है? सिविल एस्पिरेंट्स के लिए बनी है। जो पीसीएस और आईएएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीएससी, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका भी आप देना चाह रहे हैं, उनकी बात अगर किया जाए तो एम लक्ष्मीकांत की भूमिका बड़ी ही अहम हो जाती है। लोग इसके नाम सुनते हैं, इसको खरीदते भी रहते हैं, लेकिन उनके अलमारी में सजी रहती है। सालों साल गुजर जाते हैं उन्हें शब्दों को समझने, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में शब्दों का जाल है। क्योंकि जिसने इस पुस्तक को लिखा है वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आईएएस में सिलेक्शन भी दिलवाया, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपनी संस्था को बंद कर दिया। यानी कि कोचिंग के डायरेक्टर द्वारा लिखी गई पुस्तक, एम लक्ष्मीकांत जो थे, उन्हें हैदराबाद में कोचिंग शायद चलती थी, वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने इसको लिखा। इसकी चर्चा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लोगों के लिए एम लक्ष्मीकांत सिविल वालों के लिए बाइबल जैसी है। लेकिन बाइबल को समझ पाए हैं क्या आप कभी, या समझना चाहे या नहीं चाहे? आप ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं तो भी टीचर्स इस एम लक्ष्मीकांत को सहारा नहीं लेते हैं। वो मना करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एम लक्ष्मीकांत की भाषा थोड़ी सी अलग है। हिंदी भाषियों के लिए समस्या बहुत है एम लक्ष्मीकांत के साथ, क्योंकि जो एम लक्ष्मीकांत है यह इंग्लिश में लिखी गई मूलतः। इसको ट्रांसलेट गूगल द्वारा किया गया, शब्दों की गलतियाँ बहुत सारी नज़र आती हैं, इसलिए बच्चे इसे आसानी से समझ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो इसकी शुरुआत हमारे द्वारा की जा रही है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन चैप्टर लेक्चर 1 लेक्चर 2 के तरीके से जैसे भी होगा एम लक्ष्मीकांत मैं आपका कंप्लीट करवाऊँगा। और आप ये भी समझिए कि बेहतर से बेहतर यूट्यूब पर एम लक्ष्मीकांत की क्लास आपको मिलने वाली है। शायद ऐसी क्लास बड़ी बड़ी कोचिंग जो 2 लाख फीस आपसे लेती हैं, वो एम लक्ष्मीकांत को तोड़ के आपको ना बताएं, जैसा मैं बताऊंगा आपको। बट आपको पेशेंस रखना होगा मेरे साथ। किसी भी चीज़, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो आप बिल्कुल नहीं स्किप करने वाले हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो फाउंडेशन 2025, 2026, 2027 यूपीएससी देने वाले हों, या 2025, 26, 27 में पीसी देने वाले हों, उनके लिए क्लास ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जो 2024 पीसीएस देने वाले हों, 25 देने वाले हों, उनको मुझे उम्मीद इस बात की मैं करता हूँ कि उन लोगों ने पहले लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया होगा तो उनके लिए और बेहतर होगा। लेकिन जो फाउंडेशन अभी जिनका बन रहा है उनके लिए तो बहुत ही, ये समझ सकते हैं कि अगर आपने सारे लेक्चर को कंप्लीट किया, कंप्लीट आप तब करेंगे जब मैं इस पर लेक्चर दूंगा। लेक्चर मेरे कंप्लीट हो जाएं, आप में समझ विकसित हो जाए, और मैं पूरा प्रयास करूंगा एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो भी लाइन टू लाइन चीज़ें हैं उन्हें आपके अंदर उसकी समझ विकसित करवाने का
पूरा का पूरा प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। तो पहले सवाल ये उठता है कि हम यम लक्ष्मीकांत क्यों पढ़ें, क्या जरूरत पड़ी है? नहीं पढ़ना चाहिए। क्या यम लक्ष्मीकांत के बिना पढ़े कुछ हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि बिना एम लक्ष्मीकांत के कुछ नहीं होगा। तो क्या यह सच है? अगर इसे पढ़ना आवश्यक है तो क्या सभी ने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा है जो सफल हुए हैं? और नहीं पढ़ा है तो फिर पढ़ा क्या है? जिसने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है वह भी सेलेक्ट हुआ है, और जिसने पढ़ा है वह भी सेलेक्ट हुआ है। यानी कि दोनों की बातें हैं। हाँ, पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। हम पहले देखते हैं कि नहीं में हमें क्या नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। लक्ष्मीकांत अगर नहीं पढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है NCERT। आपके सामने क्या है? NCERT। NCERT की समझ आप में हो तो क्या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है? नहीं, NCERT तो पढ़ना ही होगा, साथ में एम लक्ष्मीकांत को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आप NCERT नहीं पढ़े हैं और लक्ष्मीकांत सीधे पढ़ना चाहते हैं, अब आप इसको समझते हैं, तो बेशक आप NCERT ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन NCERT की समझ आपके अंदर नहीं भी, लेकिन एम लक्ष्मीकांत की जो शब्दावली है उसे आप समझ रहे हो तो आप बहुत ईजिली एम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अलावा क्या कोई और बुक्स है जिसे पढ़ा जा सकता है? क्या एम लक्ष्मीकांत बिना पढ़े भी सिलेक्शन होगा? बेशक हो सकता है। बिना एम लक्ष्मीकांत पढ़े भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, बट उस बुक का नाम यदि मेरे द्वारा बताया जाए तो उस पर आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं। बता देता लेकिन आप उस पर यकीन नहीं करोगे। एम लक्ष्मीकांत की ऐसी कि तैसी वो किताब छूना नहीं पड़ेगा, फिर भी आप 70% चीज़ों को कवर करेंगे। और एम लक्ष्मीकांत की भी स्थिति है, अगर रेशियो पे मैं लाऊं तो एम लक्ष्मीकांत कितना, मात्र 55 से 60% ही इनमें कैपेसिटी है। कहाँ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ध्यान रखिएगा, मेंस में इनकी क्षमता 55 से 60, या कह लिया जाए, मैं अधिक बता रहा हूँ आपको, अगर ये कहा जाए 45 से लेकर के 55 के बीच में है ये, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन हम जिस बुक का नाम आपको बताएंगे आप उसे यकीन नहीं मानोगे, आप उसका मजाक बनाओगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बुक अगर आप पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत की ज़रूरत नहीं है। और ये समझिएगा 65 से लेकर के 75% के बीच आपको वो रखने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं, चाहे आप UPSC दें चाहे स्टेट PCS दें, GS2 का 65 से 75% कवर होने का मतलब होता है GS2 आपके ग्रिप में है, तब ऐसा होगा। एम लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ भी डालोगे तब पर भी 45 से 55 रह जाओगे। उसका नाम लेकर के मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप यकीन बिल्कुल नहीं करोगे, कहोगे अरे वो तो पागल टीचर बता रहा है, एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई बुक बताते नहीं। आप जो बता रहे हो उसको पढ़िए, कुछ सालों बाद एम लक्ष्मीकांत आउटडेटेड होंगे, वो आएगा, आ रहा है। जैसे एक मूवी है मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो आ रहा है करण अर्जुन, तो समझ लीजिए। आपको खुद ही पता लग जाएगा, जब आप लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लक्ष्मीकांत ही क्यों। इसका आंसर आप खुद करेंगे, हम नहीं करेंगे। ये मुद्दे की बात थी। दूसरी बात, अगर हम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो किस चैप्टर को पढ़ें, ये मुद्दा आपके सामने है। कौन सा चैप्टर लाएंगे? क्या उसमें चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना है? देखते हैं वो कौन से चैप्टर हैं। पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हैं एम लक्ष्मीकांत हमारे साथ, तो लेटेस्ट एडिशन की बुक ले लीजिए।
है ना एम लक्ष्मीकांत। दूसरी बात, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको एक काम और करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढना होगा। किसका? प्री का। ना भी ढूंढो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ढूंढ लीजिएगा क्या? सिलेबस, है ना। सिलेबस ढूंढिएगा आप। अगर यूपीएससी देते हैं तो यूपीएससी का सिलेबस, स्टेट पीसीएस देते हैं, जिस भी स्टेट पीसीएस को आप देना चाह रहे हैं उसका प्री और मेंस का दोनों का सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए। किसका? प्री और मेंस दोनों का अगर आपका सिलेबस हो तो बात बनेगी, और नहीं तो इस लक्ष्मीकांत को आप पढ़ने का बेटा कोई मतलब नहीं है। वैसे ही आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस को आप दे रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पास प्री और मेंस का सिलेबस होना चाहिए। और यही बता दें, सिलेबस होना ही नहीं चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, तब तो बचोगे, नहीं बचोगे। तो प्री का तो क्या सिलेबस याद करना है, मेंस का याद करना है। अगर आप मेंस चुकिए, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपका GS2 है, आप जानते हैं। और GS2 आपको कुछ करना नहीं है, मेंस में क्या है, GS2 है। अगर आप यूपीएससी के सिलेबस को ठीक से GS2 का याद कर लीजिए तो आप स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी, जैसे यूके यानी उत्तराखंड, इन दोनों का सिलेबस सेम वही है जो यूपीएससी का सिलेबस है। तो आप इसको याद करेंगे तो अगर आप पीसीएस, यूपी पीसीएस का भी दे रहे हैं तो आपको मेंस की सारी टॉपिक वही मिलने वाली है, टेंशन आपको नहीं। बस क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। इसी वीडियो में मैंने बता रखा है, या बता दूंगा पुनः इस बात को कि यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्या अंतर है, दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन के पैटर्न का डिफरेंट होता है, उसको मैंने कभी न कभी एनालाइज किया है, पुनः इस पर चर्चा मैं करूंगा आपसे। तो यानी आपको सिलेबस पता हो, बिना सिलेबस के इस मैदान में गलती से भी मत उतरना, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो सकती है, क्योंकि इसमें वक्त की बर्बादी भरी है और पैसे की बर्बादी भी है। ये यहाँ डिमोटिवेट होने की बात नहीं है, ये वक्त और पैसे दोनों को जहन्नुम बना देगा और अंत में तुम्हें बना देगा क्या, किसी लायक नहीं रहोगे। इसलिए इस क्षेत्र में उतरो तो पहले प्री और मेंस का सिलेबस देख लेना, नहीं तो मत उतरना गलती से भी। और सिलेबस जब तक देखोगे नहीं तब तक शिकार नहीं कर पाओगे। ये पता ही ना चले कि शेर है या जयकाल है, पता नहीं तो किसका शिकार करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि समझ रहे थे कि वो तो जयकाल है और वो था शेर, शिकार तुम खुद ही हो गए, तो शिकार कर लेगा आपको ही। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो इसलिए आपको क्या होना पड़ेगा, बी अलर्ट एंड बी पॉजिटिव। दो बातें, सावधान रहो और सकारात्मक रहो। किसके साथ? सिलेबस के साथ, तब बचोगे, अन्यथा नहीं। सिलेबस ऐसा समय आ जाए कि सिलेबस को रख करके बगल में ना पढ़ना पड़े, सिलेबस आपको पता हो, कोई पूछे तो बता भले ना पाइए, लेकिन जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कह दे हाँ ये तो हमारे मेंस में है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। संविधान, अब बात आती है कि एम लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस का होना जरूरी है, क्योंकि ये मानता हूं मैं 85% कंप्यूटर को सिलेबस ही नहीं पता है। उन्हें मैं गधा कहूं या क्या कहूं मुझे समझ में नहीं आता है। वो नोट्स भी बना लेंगे लेकिन सिलेबस नहीं पता है कि सर जी क्या करें। तो दोस्त मरते हैं किसके ऊपर, जिससे पढ़ते हैं, या प्रिंट आउट निकाल भी लेंगे सिलेबस, बस उसको देख के घबराते रहते हैं। उसको सिलेबस देखेंगे तो डीमोटिवेशन आता है, अरे राम राम इतना बड़ा सिलेबस कैसे संभलेगा, इसे नहीं देखते हैं। सामने वाला कितना ताकतवर है इसका अंदाजा बिना लगाए बेटा क्या आप उसे हरा पाओगे। तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है, आप में कितना दम है, तो सिलेबस पे आओ और प्रीवियस ईयर पेपर पे आ जाओ। सिलेबस जब आपको याद हो जाएगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आ जाना। बहुत यहाँ सीधी सी बातें हैं।
तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर एम लक्ष्मीकांत हमको पढ़ना चाहिए, और जिसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ। दो शब्दों की बात है, एक यहाँ लिखा है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है तो फिर पॉलिटी क्या चीज है? सवाल तो उठेगा आपके मन में, क्या दोनों एक ही हैं? लोगों से पढ़ते हैं संविधान, बताते हैं गधे लोग, पॉलिटी पढ़ते हैं, ऐसे बोलते हैं। जो नए नए बच्चे होते हैं उनसे पूछो क्या पढ़, पॉलिटी तैयार कर रहा हूं मैं। और पढ़ रहे थे क्या? चैप्टर पूछो कि कौन सा चैप्टर है? फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं सर। फंडामेंटल राइट्स क्या पॉलिटी है या कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? उनको यही अंतर नहीं पता है। संविधान का मजाक बनाने वालों की संख्या यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारी कोचिंगों में बहुत है। मजाक बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। इसके साथ खेलते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और बेवकूफ़ बनने के लिए लोग तैयार भी हैं। बस उनको कहीं से साट कर कुछ मिल जाए। मेरे द्वारा इस सब्जेक्ट पर कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसी संविधान से पीजी कर रखा है, यानी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मैं मास्टर ऑफ लॉ हूँ। तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि मैंने इसे पीजी की, एमए नहीं किया, एमए नहीं, मास्टर ऑफ लॉ एंड नेट क्वालिफाइड, इतनी बात है। मतलब मैं फुलफिल करता हूँ संविधान को पढ़ाने के लिए। मैं बीए पास आउट नहीं हूँ, ना मैं कोई IITian हूँ। मैंने संविधान को पढ़ाने का लाइसेंस ले रखा है, मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको पढ़ाने का, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको रीड किया है और मैं इसे टीच किया हूँ पूर्वांचल में, तो आप समझ सकते हैं। तो इस दो शब्दों को पहले आपको समझना होगा, किसे? संविधान को। आप पहले ये बात समझोगे, आप पढ़ोगे क्या और मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पॉलिटी। अभी मैं एम लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूँ। यह एम लक्ष्मीकांत में आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ना कि पॉलिटी। पॉलिटी पढ़ाऊंगा क्योंकि शासन प्रणाली हमारे यहाँ और गवर्नेंस जिसमें कनेक्ट है GS2 में, उसको एक साथ जोड़ कर पढ़ाऊंगा। लेकिन इन दो शब्दों का मतलब तो आपको समझा ही दूंगा कि आप खाली मत जाइए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है, यह एक लैटिन शब्द है। लैटिन है क्या है ये? जनरल इंग्लिश है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? क्या है भाई? क्या कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जनरल इंग्लिश है या कोई लैटिन वर्ड है? और अगर लैटिन वर्ड है या जनरल वर्ड है इंग्लिश का, तो किस शब्द से इसका जन्म हुआ? इसकी ओरिजिन कहां से हुई भाई? सोचिए। ये तो नहीं कह रहा हूं कि समधन विधान जो सबको समान कर दे वही संविधान। मैंने कहा बीए पास आउट नहीं हूं, बस समझिएगा। वो बीए पास आउट टीचर्स का कमाल है जो कहता है समधन विधान संविधान, वो मैं नहीं करने वाला, बेइज्जती नहीं करूंगा। उसकी संविधान सभा का मजाक नहीं बनाऊंगा जिसने 2 वर्ष से अधिक समय लेकर के संविधान को रचा है। उन बुद्धिजीवियों की धज्जी नहीं उड़ाऊंगा जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके संविधान को रचा है। ये समझ सकते, इसलिए मैं कोई आपसे मजाक इसमें नहीं कर सकता हूँ। मैं सम्मान उनको दूंगा जिन्होंने इसको रचा है, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही डॉक्टर BR अम्बेडकर की। मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी शिद्दत से लिखा है। भले ही लोग कहते हो संविधान को बदल दिया जाएगा, बदलना इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि शरीर से अगर बैकबोन ही, अगर ये जो मेरे रज्जू ही ना रहे तो किसी काम के नहीं रहोगे। ऐसा ही है, इसे भारतीय लोकतंत्र से, भारतीय शासन प्रणाली से अलग कर पाओ, ये संभव नहीं है। अलग कर दिए तो खुद ही फंस जाओगे, क्योंकि लिखने वाले ने वो लिखा है कि लिखा 2 वर्षों से अधिक समय लिया लिखने में, लेकिन कहा कि हजारों साल तक रहेगा ये।
इतनी दूरदृष्टि उसमें थी लिखने वाले में, किसी ने इसे बदला और किसी ने इसमें महापरिवर्तन किया, वो इसके जाल में खुद ही फंसेगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर आप संविधान को हटा करके और बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देंगे, जो जटिल चीज़ों को बहुत आसान बनाएंगे और आसान चीज़ों को जटिल बनाएंगे, आप खुद ही इसमें ऐसा उलझेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमने एक ऐसी सेना तैयार की जो मेरी ही हत्या करने की तैयारी में। वाह वाह, क्या बात है, यानी फिराक में होगी वो। अगर संविधान को, भारतीय संविधान को हटा करके, लोग कहते हैं, चर्चा चलती है संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान की बदल ही देता है तो एक ऐसी जमीन को तैयार करेगा जो उसके लिए ही रहने के लिए लायक नहीं रहेगी। ये बात समझिए, क्योंकि ये संविधान जो लिखा गया है ये उनके द्वारा रचा गया है जिन लोगों ने सड़कों पे उतर करके इस देश के लिए आंदोलन किया है, लड़ा है, शहीद हो गए हैं। उन लोगों के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा वो राष्ट्रीय एक आंदोलन छेड़ करके, यानी ये किसी एक आंदोलन किसके लिए? भारतीय जनता के लिए। तो इसलिए उनकी सोच किसके लिए थी? भारतीय जनता के लिए थी। ये मजाक नहीं है, इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली संविधान और प्रभावशाली संविधान भारतीय संविधान है। एक गर्व के साथ आपको कहना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे प्रभावशाली संविधान है। और इसकी आयु मैं ये कहूँ 100 साल 200 साल है तो नहीं, हजारों साल तक हो सकती है, अगर इसमें जिस संक्रमण आते समय थोड़ा थोड़ा जहाँ आवश्यक हो संशोधन होते रहें तो ऐसा संविधान शायद दोबारा लिखा जाए, क्योंकि ऐसी संविधान सभा वो बुद्धिजीवियों का सदन दोबारा बनेगा नहीं। क्योंकि ना कोई आंदोलन से आएगा, जो आएगा तो सोने के दरवाजे से प्रवेश करेगा, जो आएगा वो मलमल के गद्दों पे सो के आएगा, वो क्या समझेगा जनता के नब्ज को, वो क्या लिखेगा संविधान। क्योंकि इन लोगों ने नंगे पांव भारत की यात्रा की थी, संपूर्ण भारत को बार बार देखा था, करीब से देखा था, लाठियां खाई थी, उनमें से चुने हुए लोगों द्वारा ये संविधान रचा गया है। इसे मजाक कभी बनाना नहीं चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इसकी आयु बहुत लंबी है, ये रहेगा भी, ये बदला नहीं जाएगा, तो पढ़ना पड़ेगा कि बदला नहीं जाएगा। GS2 में रहेगा और GS2 में रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़ेगा। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो कौन से चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ चलने से पहले कुछ बातें हो जाती हमारी आपकी। दो शब्दों के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में जनरल इंग्लिश का एक वर्ड है। अगर कहा जाए ओरिजिन बाई कहाँ से इसका उत्पत्ति हो रहा है, तो उत्पत्ति हो रहा है, एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूटरे। क्या है? कॉन्स्टिट्यूटरे। कॉन्स्टिट्यूटरे अगर देखा जाए इसको हिंदी में लाना चाहें हम तो जकड़न है। क्या है? जकड़न है, जड़ है, जड़ों का जकड़न। कोई चीज जकड़ लेती है, आप निकल पाते हैं क्या? संविधान 395 बेन से बना हुआ अजगर है, जकड़ लेगा, निकलने नहीं देगा। ये समझ जाइए। यानी कॉन्स्टिट्यूटरे का सीधा मतलब, लोग कहते प्रबंध करना, अरे भाई अर्थव्यवस्था ना है, संविधान है, ये जकड़न है। इस शब्द की जो प्रयोग किया गया दुनिया के सभी देशों के लिए, इस शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसको अगर आप ढूंढेंगे तो इसका मतलब सिर्फ जकड़न है। मैं सामान्य भाषा, व्यवहारिक भाषा में बता रहा हूँ। लोग, बहुत सारे लोग बताएंगे नहीं ये तो घास का क्षेत्र था, वहाँ जकड़ा, वही सब कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा। एक शब्द की बात है, जकड़ लिया बाहर नहीं जाओगे। यानी कि आपके नियमों, ऐसे नियम हैं जिनमें बध गए तो जकड़ तो गए ना, तो वही तो है भाई कॉन्स्टिट्यूटरे। तो कॉन्स्टिट्यूटरे से निकला क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संविधान। अब आ जाइए पॉलिटी पे, सामान्य सी बात, इसे लोग कहते हैं राज व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ए कोडिफाइड, पूरी तरह क्या है? संहिताबद्ध होता है। क्या है? संहिताबद्ध है, नियमों का संकलन है, विधियों का संकलन है, विधियों का संग्रह है, नियमों का संग्रह है।
ऐसी विधियों का संकलन होता जो उस देश की, जिस देश ने उसको लिखा है, अपने लिए लिखा है, उस देश के लिए क्या होता है, उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी उसके संचालन के लिए होता है। वो जो नियमों को संहिताबद्ध किया गया है उनको चलाने के लिए ही, क्या, उस शासन को चलाने के लिए। और शासन कहाँ होगा? शासन किसी राज्य में होगा, और राज्य में शासन होगा तो जाहिर सी बात, उस राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो व्यवस्था क्या है? संहिताबद्ध जो नियमों का संकलन है, विधियों का समुच्चय, वो करेगा, वो व्यवस्था देगा उस राज्य को चलाने के लिए। यानी राज्य का प्रबंधन कैसे चले, राज्य कैसे अनुशासित होगा, कैसे नियमित होगा, कैसे विनियमित होगा, वो तय करने वाला है उस देश का संविधान, जो कि है कोडिफाइड। भारतीय संविधान की चर्चा कर रहा हूं मैं। यानी भारतीय संविधान क्या करता है? संहिताबद्ध है 12395। कितने आर्टिकल में? 1 से लेकर के 395 छेद। मैं नियम लक्ष्मीकांत में चलने से पहले कुछ सामान्य बातें आपको जो बताऊंगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बहुत अधिक है। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ना शुरू करते हैं या किसी से मिलते हैं तो कहते भैया अपना परिचय दीजिए, तो कहते हैं अपना नाम बताते हैं, अपने एड्रेस बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ऐसे संविधान को पढ़ने से पहले उसका परिचय तो देना आवश्यक है, और परिचय लेना ही आवश्यक है, नहीं तो उसके साथ हमारा संवाद कैसे प्रारंभ होगा? संवाद शुरू करने के लिए परिचय जरूरी है। यानी कि संविधान नियमों का एक समुच्चय है जो किसी राज्य की व्यवस्था यानी प्रबंध को देखता है, और किसी राज्य में राजनीतिक संरचना होती है, उसे चलाने के लिए ही नियमों का संकलन होता है, विधियों का समुच्चय होता है। और वही संकलन जो किया गया है उस राज्य के शासन राजनीतिक संरचना को चलाने के लिए जो भी चीजें उसके लिए बना दी गई थी, यानी व्यवस्था दी गई थी, वही तो कहलाएगा राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था में 2 शब्द हैं, समझ जाइएगा आप इस बात को। राज व्यवस्था में 2 शब्द हैं। एक क्या है? राज्य। किसकी व्यवस्था करनी? राज्य की। तो अब राज्य कैसे बनेगा? राज्य का उद्भव कैसे होगा? क्या पहले राजा है या पहले राज्य है? कौन है? पहले राज्य होगा या राजा, ये डिसाइड करेंगे आप, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि पहले राजा आया कि पहले राज्य होगा। और जब राजा राज्य में आप डिसाइड करेंगे तो आप समझ जाएंगे अब ज़रूरत है संविधान की। तो हमारी शुरुआत यहीं से हो रही है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसके चैप्टर को बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, बट उन चैप्टर को, सारे चैप्टर को एक साथ नहीं। हाँ, एक बात मैं बता दूंगा आपको, जब मैं लक्ष्मीकांत आप शुरू करते हैं तो आप GS2 का मेंस का टॉपिक 1 जरूर देख लीजिएगा। टॉपिक 1 में ऐतिहासिक आधार संविधान का, उसका विकास कैसे हुआ संविधान का, उसकी विशेषताएं क्या है संविधान की, संशोधन जो महत्वपूर्ण वो, और जो संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पे चर्चा कर लीजिए। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जिसे आप आधारभूत संरचना कहते हैं उसका अध्ययन कर लीजिए। और उसके साथ में क्या सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना के विकास में अपनी भूमिका कैसे निभाई है और वर्तमान में निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, वो सारी बातें आपके टॉपिक 1 में हैं। और एक क्वेश्चन मेंस में आता ही रहता है, और प्री में अगर कुछ नहीं पूछा तो बेसिक स्ट्रक्चर से पूछ लिया, नहीं कुछ किया तो महत्वपूर्ण प्रावधान से पूछ लिया, आर्टिकल से नहीं पूछा संशोधन से कर दिया। यानी विशेषता, विकास, ऐतिहासिक आधार, कहीं सवाल हो सकते हैं, प्री में दोनों के सवाल हैं। मेंस बता दिया गया कि यही चैप्टर पढ़ना, यही इतना पढ़ना है, तो हम लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करते हो तो चैप्टर 1 ऐतिहासिक आधार ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही है। यानी आप कोई चैप्टर पढ़िए, 1 से 2 दिन में पढ़ के कंप्लीट करिए। मैं इस पर लेक्चर देने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा चीज़ें कि क्या है, कैसे पढ़ना है। और नहीं बुक्स है तो बुक्स आप जरूर खरीदिए, लेकिन संविधान की एक ऐतिहासिक क्लास दूंगा, ये तो इस बात की गारंटी दूंगा। अगर आपको पढ़ने में पेशेंस होगा तो मुझे पढ़ाने में बहुत पेशेंस है। मैं संविधान ऐसा पढ़ाऊंगा आपको ऐसा फील हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीमराव अम्बेडकर का एक आध बाल टूट के रह गया मेरे सर में, जो बाल कम है, उम्मीद कर सकते हैं बात की आप, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि मैं
कुछ छोड़ता नहीं हूँ। संविधान में, संविधान के हर आर्टिकल को घुस के पढ़ाता हूँ। या लक्ष्मीकांत ने जो नहीं रखा है उससे भी आपको बताऊंगा। और मैंने कहा ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ऑफलाइन भी नहीं मिलेगी, 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ही आपसे बात करूंगा इस पर, और उसे कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन मोड पे रखूंगा इस सब्जेक्ट को, जिससे कि आप व्यवहारिक तरीके से समझिए, क्योंकि लिखने के समय व्यवहारिक बातें हमें याद रहती हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवा दूंगा। आपको मेरी बातें जब भी अच्छी लगेंगी अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा, और लोगों तक मुझे जोड़ने के लिए आप मुझे शेयर करिएगा। शेयर करेंगे तो जुड़ूंगा लोगों से, और जुड़ूंगा तो संविधान के भ्रम को तोड़ूंगा। इसलिए आपकी बात जो भी लेक्चर होगा, संविधान और संवैधानिक क्या भ्रम है, भ्रम है राज्य व्यवस्था और संविधान में, उसको भी तोड़ूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। हम लोग मॉडर्न इंडिया को कंटिन्यू किए हुए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पे चर्चा चल रही इस समय, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय, और खासकर पीसीएस मेंस हो चाहे यूपीएससी के मेंस, जीएस का जो आपका GS1 है, उस GS1 में टॉपिक नंबर 2, जिसमें आधुनिक भारत की बात की गई है, 1757 से लेकर के कहाँ 1947 तक के व्यक्तित्व, समस्याएं, घटनाओं का अध्ययन की बात की गई है। उसी के तहत हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने आंग्ल मैसूर को पढ़ा, हमने आंग्ल अवध को पढ़ा, इस समय हम बंगाल को कंटिन्यू किए हुए हैं, और उम्मीद इस बात की शायद ये लास्ट लेक्चर बन जाए आज का बंगाल पर। और चूँकि बंगाल में हमने प्लासी, बक्सर दोनों के महत्ता को पढ़ रखा है, हाँ उसमें तुलनात्मक अध्ययन करना भी बाकी है। नवाबों को पढ़ा है, प्लासी क्यों हुआ, बक्सर क्यों हुआ, बक्सर का क्या परिणाम था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों ने बखूबी कर लिया है। अब हम इस समय कहाँ हैं, इस समय कुछ ऐसे सवाल, या कह सकते हैं कि इस चैप्टर बंगाल में और इस बक्सर और प्लासी युद्ध के बाद जो परिणाम निकले हैं, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जहां हम ध्यान नहीं देते हैं, वहां जाने का या ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यहाँ से सवाल और निकल सकते। जैसे आपसे सवाल किया जाए कि बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या है, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश हुकूमत को भारत में क्या बना दिया, बादशाह बना दिया, यानी भारत का शासक बना दिया, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर बक्सर ने दे दिया। बक्सर साजिशों और धोखेबाजी का युद्ध नहीं है, यह अंग्रेजी सेना के सैन्य कुशलता का परिणाम है। वहीं अगर प्लासी को आप देखते हैं तो प्लासी का युद्ध की बात अगर किया जाए तो वहाँ साजिशों का, धोखेबाजों का, षड्यंत्रों का महाजाल है। इसलिए प्लासी के होने से बक्सर हुआ, प्लासी की हार ने बक्सर होने के लिए मौसर दिया। अगर प्लासी में सिराज हारता नहीं तो बक्सर जैसे युद्ध का होना संभव नहीं था। अब हमने उसको देखा कि प्लासी का परिणाम बक्सर है, तो बक्सर का परिणाम क्या है। बक्सर का परिणाम इलाहाबाद की 2 संधियां हैं, उन 2 संधियों का होना, रॉबर्ट क्लाइव का पुनः भारत गवर्नर बन के आना, ये सब घटनाएं घटने से रॉबर्ट क्लाइव जैसे आया उसने कुछ किया नहीं। क्या किया, उसको उसके दिमाग में बातें आ गई कि बंगाल, अब बक्सर किससे हमारा हुआ, बंगाल ही नहीं बिहार, उड़ीसा या भारत के बहुत सारे हिस्से उसके कब्जे में आए, तो उसने सोचा क्यों ना अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हम द्वैध शासन की शुरुआत करें। क्यों, उसके मन में विचार इसलिए आ गया ऐसा क्योंकि उसके पास योग्य कर्मचारी नहीं थे, प्रशासन की कुशलता नहीं थी। इन्हीं सब कारणों से उसने क्या किया, द्वैध शासन की शुरुआत की। इसीलिए कहा जाता है जो डायआर्की है यह किसके दिमाग की उपज है, इन द्वैध शासन की उपज बंगाल में किसकी उपज है, रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज माना जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस जो डायआर्की कॉन्सेप्ट है इसका उद्भव कहाँ हुआ, तो सबसे पहले किसने डायआर्की शब्द का प्रयोग कर लिया, कहाँ किया। डायआर्की एक पुस्तक, एक बुक है, वो किसकी है, लियोन स्कॉटिस की है। लियोन स्कॉटिस ने यानी ड्यूअल गवर्नमेंट या कह सकते हैं डायआर्की को
अपनी बुक डायरकी में ही सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। वहीं से किसने उठा लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने, और बंगाल के ऊपर द्वैध शासन को थोप दिया। तो हम जब इस बात को पढ़ रहे थे कि बंगाल में द्वैध शासन की बात हुई, तो हमने क्या बता दिया आपको, इसके पहले के लेक्चर को आप देखिएगा, हमने उसमें बताया कि द्वैध शासन का अर्थ क्या है। हमने बताया कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्यों द्वैध शासन की शुरुआत किया, है ना। हमने आपको ये बता दिया कि कौन से ऐसे रीजन रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वैध शासन लागू करने के लिए मजबूर हुई, या उससे ऐसी नीति क्यों बनानी पड़ी, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। और आज हमारी चर्चा कहां पहुंच चुकी है, द्वैध शासन में। आज हम हैं द्वैध शासन का क्या परिणाम निकला। परिणाम को आप जानते हैं तो उसके बाद इसके लाभ और दोष को भी जानिएगा, और इसका अंत कौन करेगा, यह अंत कब किया जाएगा। तो बात करते हैं कहाँ, द्वैध शासन का परिणाम। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाए गए या शुरू किए गए द्वैध शासन का दुष्परिणाम क्या है, मैं ही बताऊंगा आपको। परिणाम कहिए, दुष्परिणाम कहिए, या बंगाल को कहाँ तक उसने प्रभावित किया, इसकी बात आप कह सकते हैं बेशक। तो हम शुरू करते हैं किसी राजनीतिक प्रशासनिक दुष्परिणाम। एक बात है कि अगर कहीं पर भी दो सरकारें एक साथ काम करती हैं तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर हमने कीवर्ड क्या चुना है, अराजकता। कैसी अराजकता? अराजकता कब उत्पन्न होती है? अराजकता तब उत्पन्न होती है जब जिम्मेदारियां दो की हों, अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई हों, तो दूसरा क्या कहता है कि हम नहीं जानते हैं, और दूसरा कहता हम नहीं जानते हैं। अगर किसी कोई कमी हो जाती है, या कहीं कोई विषम परिस्थिति आ जाए, या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो एक कहता है कि मैंने, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दूसरा कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो जो तीसरे लोग होते हैं उनके मध्य में अराजकता जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जब द्वैध शासन बंगाल में चल रहा था तो प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हुई। कैसी अराजकता उत्पन्न हुई? प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हुई। और उत्पन्न होने का कारण क्या था कि द्वैध शासन के तहत अगर देखा जाए तो बंगाल के नवाब के पास प्रशासन की तो शक्ति थी, लेकिन राजस्व के वसूलने की शक्ति नहीं थी। यानी कि बंगाल के नवाब के पास निजामत तो था, लेकिन उसे दीवानी का अधिकार बिल्कुल नहीं प्राप्त था। यानी क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी स्वयं ही ले रखी थी, वसूली स्वयं करती थी। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि जो नवाब था उसकी कोई आय नहीं होती थी, और आय जब किसी का नहीं होगा तो प्रशासन पर खुल करके वह ध्यान नहीं देगा। तो खुल के ध्यान नहीं दे रहा था कौन? नवाब। जब खुल के ध्यान नहीं देगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या शुरू होगा? प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न कैसे होती है? जब आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, राजा खा के सो रहा है तो प्रजा चोरी करेगी, डकैती करेगी, जो भी घटनाएं घटा करके लूट खसोट करेगी अपने खर्चे को चलाने के लिए। जैसे कि अभी थोड़ा सा प्रशासन ढीला पड़ जाता है तो आप जानते हैं कितनी चोरी डकैती होती रहती है। ये तो कहिए यूँ उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार जिसने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बखूबी से मेंटेन कर रखा है, इसमें सरकार तारीफ के लायक है वर्तमान में। तो ऐसे अगर अभी हमारी सरकार जो वर्तमान में है, इसके जहन में बात उठ जाए कि वो थोड़ा सा क्या कर जाए, प्रशासन की तरफ ध्यान ना दे, तो जाहिर सी बात है कि अराजकता उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे राज्यों में देखा भी गया इसके पहले कि जो सरकारें रहीं वो नहीं संभाल पाती थी। जिन राज्यों में प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा अनुशासित तरीके से कोई भी सीएम है वो प्रशासनिक व्यवस्था को का संचालन कर रहा है, तो वहाँ पर अपराध बहुत कम होते हैं। आप चाहे दंड का भय दिखा करके करिए, चाहे बुलडोजर का भय दिखा करिए, लेकिन जो भी भय आप दिखाएंगे। लेकिन अब यहाँ नवाब के सामने समस्या ये थी बंगाल में कि वो राजस्व की वसूली नहीं कर पाता था, तो उसका प्रशासन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी अगर ऐसे वर्तमान में हो जाए कि राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी आईएएस का होगा, सीएम से इससे कोई वास्ता नहीं है, सीएम आएगा का ब्यौरा नहीं देखेगा, कोई मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहेगा। बनना चाहेगा नहीं ना? नहीं। इसका सटीक एग्जाम्पल है कि आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं तो मेरी बात समझिएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि में कितने हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत है, ग्राम प्रधान है, और खंड पे कौन है? क्षेत्र पंचायत है, और जिला स्तर पे जिला पंचायत है।
उसमें से जिला ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान लूट रहा है और जिला पंचायत के पास भी पैसा इनकम का सोर्स है, लेकिन उसी बीच में जो खंड प्रक्षेत्र पंचायत सदस्य है, यानी जिसे आप बीडीसी कहते हैं, उसे राजस्व की वसूली करने का कुछ मौका नहीं मिलता है, इसीलिए उस पर कोई लड़ना नहीं चाहता, चुनाव ही नहीं लोग लड़ते हैं, उस पद के लिए कोई मारामारी नहीं होती है। आप बखूबी इस बात को समझ सकते हैं, है ना। तो उसे इंटरेस्ट क्यों लेगा, तो यानी प्रशासनिक अराजकता इसीलिए फैल गई। क्यों फैल गई, क्योंकि नवाब को राजस्व की वसूली करने का अधिकार नहीं था, तो उसे प्रशासन पर अपना ध्यान कम कर दिया, क्योंकि राजस्व की वसूली कौन करता था, राजस्व वसूली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अगर आपके पास आय ना हो, यानी राजस्व ही ना हो, तो बड़ी सीधी सी बात समझिएगा मेरी कि आप शासन में रुचि नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जानते हैं आप प्रशासन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए, दूसरी बात क्या है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें कोई रोक टोक नहीं था। क्यों नहीं रोक टोक था, क्योंकि उन्हें दीवाने का अधिकार था। वो जब चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे राजस्व की वसूली करते थे, जितना करप्शन करना चाहते थे उतना करप्शन करते थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि द्वैध शासन का पहला दुष्परिणाम क्या है, राजनीतिक प्रशासनिक दुष्परिणाम, अराजकता और क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला भ्रष्टाचार ही अराजकता का कारण बना। आप इस बात को सीधे समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसे आप लिखना चाहते हो तो मैं आपको लिखवा सकता हूँ, लिखिए, लिख लीजिए, जो बातें मैंने किया उसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो मेरी बातों को ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे पता है आप लिख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत इससे नहीं, ठीक है। हम बोले हैं जितना मेरा लेक्चर है उतना आप बेशक चीज़ों को लाइन लाइन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्या है, आर्थिक परिणाम क्या निकला। जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन को लागू किया था तो उससे इस बात का अंदाजा शायद ना रहा हो, मैं इस बात मान कर चलता हूँ कि वह दूरदर्शी नहीं था। दूरदर्शी होता ऐसी गलती नहीं करता, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि पार्टनरशिप में चीज़ें चल नहीं पाती हैं। तो पार्टनरशिप में कर दी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को पार्टनरशिप में चला रहे थे। गठबंधन में सरकार चलाने के लिए, गठबंधन में शासन करने के लिए आपको मिलना होगा मोटा भाई से, या मिलना होगा चाणक्य से जो मौर्य साम्राज्य में रहे हैं, तभी स्थापित होगा, नहीं तो गठबंधन की सरकार नहीं चलती। और ये तो यहाँ तो राजस्व अलग कर दिया, प्रशासन अलग कर दिया, तो मात खाए गई। आर्थिक दोष क्या आ गया, आर्थिक दुष्परिणाम क्या निकला। सबसे पहले बात की जाएगी, कृषि की उत्पादकता में गिरावट आ गई। किसमें, जो बैकबोन था, जो आधार था किसका, बंगाल का, वही कमजोर हो गया। ऐसा दुष्परिणाम निकला द्वैध शासन से कि कृषि की उत्पादकता में गिरावट आने लगी। क्यों गिरावट आने लगी, क्योंकि कंपनी ने भू राजस्व में काफ़ी वृद्धि करके वसूलना शुरू कर दिया था। तो अब भू राजस्व बढ़ा दिया था, ले अब कंपनी क्या करती थी कि जो है इतना अधिक उनसे राजस्व की वसूली करना शुरू कर दिया कि किसान उससे उत्पादन कर ही नहीं पाते थे। उतना उत्पादन नहीं था, यानी कह सकते हैं कृषि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया, सिर्फ मात्र क्या किया, भू राजस्व वृद्धि करके किसानों का शोषण शुरू कर दिया। ये किसका परिणाम है, इसका आर्थिक परिणाम है ये द्वैध शासन का। कृषि की उत्पादकता अपने घटती चली गई, किसानों ने इंटरेस्ट लेना पूरी तरह छोड़ दिया। आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कृषि की उत्पादकता में गिरावट आने लगी क्योंकि कंपनी ने भू राजस्व में काफ़ी वृद्धि कर दिया या अधिक मात्रा में वसूलना शुरू कर दिया, लेकिन उस भूमि में जो निवेश होना चाहिए था वो निवेश नहीं किया गया, जिससे किसानों ने कृषि में अपनी रुचि लेना बंद कर दिया और उत्पादकता खुद ब खुद घट गई। ये आप लिख सकते हो ऐसे ही। दूसरी बात क्या, दस्तक का दुरुपयोग, बार बार दस्तक की बात की जाती। दस्तक का दुरुपयोग कैसे, दस्तक तो फर्रुख सियर ने 1717 में दिया था। क्यों दिया था, इसलिए दिया था, एक फरमान था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था कि आप बंगाल में जिनके पास दस्तक होगा वो कर मुक्त व्यापार करेगा। लेकिन कंपनी के जो कर्मचारी थे वो क्या करते थे, अब व्यापार निजी व्यापार करना शुरू किए, यानी कि सही और गलत का अंतर करना छोड़ दिए। गलत तरीके से वो बंगाल में व्यापार करना शुरू कर चुके थे और कर्मचारी उसी में भारी धन कमाना शुरू कर दिए। यानी क्या, बहुत धन कमाए कैसे,
निजी व्यापार करके, दस्तक का दुरुपयोग करके। इसका आर्थिक परिणाम क्या है? द्वैत शासन का ही तो है। लेकिन आप समझिएगा, मीर कासिम एक ऐसा नवाब रहा जिसने दस्तक को कहा कि दस्तक तो मैं नहीं हटा रहा हूँ, लेकिन मैं संपूर्ण हर किसी के लिए बंगाल में कर मुक्त व्यापार की अनुमति देता हूँ। दस्तक अपने आप खत्म हो गया था, इसीलिए बक्सर का युद्ध भी हुआ था, उसे पद से हटा दिया गया था। तीसरी बात, ददनी प्रथा या ददनी व्यवस्था। ददनी व्यवस्था या ददनी प्रथा मध्यकालीन भारत की एक विशेषता है कि जो देसी व्यापारी होते थे, देसी व्यापारी गांव में होते थे, वो किसानों को अग्रिम पेशगी दे करके, क्या अग्रिम पेशगी दे करके उनके खेत पर जो फसल चाहते थे उसकी खेती करवाते थे। यानी कह सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। ये कैसी थी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ददनी प्रथा का मतलब होता है किसान को कोई किसी के द्वारा अग्रिम पेशगी यानी पहले ही पैसा 1 लाख 2 लाख 4 लाख दे दिया जाए कि आप अपने इतने खेत में ये फला फसल उगाएंगे और मुझे उगा करके देंगे। यानी कच्चा माल लेने के लिए ऐसा किया जाता था। जैसे कह सकते हैं कि मध्यकालीन व्यवस्था जिसके तहत देसी व्यापारी क्या करते थे कि शिल्पियों को, यहाँ शिल्पी कही किसान की, दोनों की बात कर सकते हैं आप, अग्रिम धनराशि देते थे और तय कीमत पर और तय समय पर माल खरीदते थे, जिससे क्या होता था कि दोनों को फायदा होता था। लेकिन अंग्रेज क्या किए, इन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया ददनी व्यवस्था का। जबकि ददनी व्यवस्था जो मध्यकाल भारत में शुरू की गई थी वो ठीक थी, लेकिन अंग्रेजों इसमें जब शामिल हुए तो इन लोगों ने दुरुपयोग करना शुरू किया। इन लोगों ने क्या किया, शिल्पियों को, क्योंकि वहाँ शिल्पकारी थी बंगाल में, शिल्पियों को डरा कर धमका कर कम कीमत पर खरीदारी करते थे, जिस कारण से बंगाल में हस्तशिल्प और दस्तकारी दोनों का लगभग पतन सा हो गया। यानी ददनी व्यवस्था ने इसे समाप्त कर दिया, शिल्पकारों को कहाँ, बंगाल में समाप्त कर दिया। अब कह सकते हैं कि द्वैत शासन का दुष्परिणाम पहला, कृषि उत्पादकता में कमी हुई, दस्तक के दुरुपयोग करने से भी समस्या आई। तीसरा, ददनी व्यवस्था ने शिल्पकारों का अंत कर दिया, शिल्पकारियों की समाप्ति कर दिया। किसने? ददनी व्यवस्था ने। उसके सिद्धांत को मिसयूज किया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप नोट डाउन कर लीजिएगा ऐसे ही। फिर क्या, धन की निकासी की बात की जाएगी। बंगाल से बड़े पैमाने पर देखा जाए, बंगाल से बड़े पैमाने पर ब्रिटेन की तरफ धन की निकासी हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था कि बंगाल में जितना बुलियन है वो खींच करके कहाँ पहुँचा दो? लंदन पहुँचा दो। इसीलिए जॉन सुल्विन ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो क्या है, स्पंज जैसी है, जिसे गंगा में डुबो दो और टेम्स में, लंदन में ले जा करके निचोड़ दो। ये किसने कहा था? जॉन सुल्विन का स्टेटमेंट है। और धन निकासी सिद्धांत पर, धन बढ़ेगी वन सिद्धांत पर बात करने वाले दादा भाई नौरोजी साहब है, जिन्होंने 1901 में बहुत सारे सिद्धांतों को दिया है उसी के संबंध में। अब दूसरी बात मैंने क्या लिखा, गरीबी और बेरोजगारी। कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शोषण करना शुरू कर दिया। इसका शोषण, लोगों का शोषण। क्या किया, शिल्पकारों को, कारीगरों को, व्यापारियों से अधिक राजस्व लेना, किसानों से अधिक राजस्व लेना। इन सब के होने से लोग अपना काम करना ही छोड़ दिए। उत्पादन कहते नहीं करेंगे, उत्पादन ही नहीं करेंगे तो राजस्व क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। तो इससे गरीबी बेरोजगारी फैल गई। ये एक रीजन बन गया। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण की वजह से लोगों ने जिस उद्योग से या जिस व्यापार से लोग जुड़े थे उनकी धीरे धीरे रुचि खत्म होने लगी। अब जब उनकी रुचि खत्म होने लगी तो काम वो नहीं करते थे, तो जाहिर सी बात हो काम ही नहीं करेंगे तो इनकम भी नहीं होगा, तो गरीबी भी आएगी और बेरोजगारी भी तो पनपेगी, दोनों बातें हो जाएंगी। अब बात यहाँ एक बचा है क्या, सामाजिक और सांस्कृतिक दुष्परिणाम, है ना। आप इन 4-5 को, मतलब 3-4 बातें जो भी हैं, इन्हें अगर आप डायग्राम पे करके भी चाहेंगे तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कीवर्ड आपको दे दिया, जितना मैं बता भी रहा हूँ उतना लिखेंगे तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। द्वैत शासन के दौरान बंगाल में नवाबी चल रही थी। नवाब कंपनी के शोषण से बचा नहीं पाया, किसे? अपने स्थानीय निवासियों को। यानी कंपनी ने शोषण करना शुरू किया, चाहे बंगाली हों, बंगाली समाज वहाँ था, बंगाली समाज बहुत कुंठित होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाइयों की कंपनी थी।
ईसाइयत को वो ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बाकी सपोर्ट उनके अपने, बाकी जो बंगाल का जो कल्चर था, यानी जो बंगाली कल्चर थे उसका उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, उसको महत्ता नहीं देते थे। और बंगालियों का जो अपना संस्कृति रहा, जो सामाजिक व्यवस्था रही, उसकी रक्षा नवाब इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास राजस्व था नहीं, प्रशासन सिर्फ देखता था, और बहुत सारे मामलों में निर्णय लेने का अधिकार किसका नहीं था, नवाब का नहीं था। इसी कारण से एक समस्या आ गई किसके सामने कि वह अपनी प्रजा का रक्षा नहीं कर सका, और उसे वो बंगाली भाई सब के सब कैसे रहने लगे, कुंठित होने लगे, कुंठित हुए। और जब कोई कुंठित होता है तो ये बात बखूबी समझिएगा, इथिकल बात है। इथिक का जो आपका पेपर है आप पढ़िएगा, कब किसी व्यक्ति में नैतिक गिरावट दर्ज की जाती है। किसी व्यक्ति में नैतिक गिरावट तब दर्ज की जाती है जब क्या हो जाए, वह पहले से किसी बात को लेके कुंठित हो जाए। जैसे कि एक सटीक एग्जाम्पल है, 2-3 भाई थे एक परिवार में, और हमेशा इसमें से एक भाई क्या करता था कि चोरी करके मीठा या कोई भी घर के अंदर कोई सी चीज़ खाने पीने की हमेशा खा लेता था, या पैसा चुरा लेता था, जो भी आप समझिए। और उसमें से जब तीनों भाई चारों भाई पकड़े जाते थे तो मम्मी पापा लोग पूछते ना कि बताइए कौन चुराया कौन चुराया, तो जो नहीं चुराया रहता है उसी को बार बार कहा जाता है कि तुम ही चुराए। तो जो चोर नहीं था उसे चोर बनने के लिए मजबूर कर दिए, यानी कि भाई ईमानदार था लेकिन उसमें नैतिक गिरावट दर्ज की गई। महिलाओं के लिए मेरी सख्त ये नसीहत है और सलाह है, जो भी आप समझिएगा। कुछ लोगों ने मुझे इस बात पे कहा कि सर आपने दामाद की धज्जी उड़ा दिया किसी लेक्चर में। मेरे पास एक कमेंट आया कि इस बात को लेकर कि दामाद को धज्जी, मैं किसी धज्जी नहीं उड़ाता हूँ, मैं बिल्कुल सच को बताता हूँ आपसे। तो एक नसीहत है उन महिलाओं के लिए कि पुरुषों में नैतिक गिरावट तब दर्ज होगी जब उन्हें आप कुंठित कर देंगे। जैसे एक सटीक एग्जाम्पल जो मैं पहले देना चाहता था अब दे रहा हूँ। एक पत्नी अपने पति को बार बार कहती है, जानते हैं पड़ोसन से चक्कर है तुम्हारा, बाज नहीं आओगे तुम, पता नहीं क्या रहता है, जैसे बाहर निकलते हो वो भी निकलती है। यह एक इत्तेफाक है कि पति ऑफिस जा रहा है और पड़ोसन मिल जा रही है, इत्तेफाक है ये। इत्तेफाक से 2-4 बार मिली और कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। अब शिकायत है, रात दिन चल रहा है, तो अब तक तो ठीक है। ये बात पति इस बात को मान के चलता था कि चलो ठीक है, बार बार कह रही है, मामला हो सकता है कि ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि बार बार कहने से जो पड़ोसन है वो पड़ोसन को भी कहीं ना कहीं खबर लग जाती है, कहती है बदनामे करती तो लाओ सही है, कहीं रीजन ना हो, बस चोर है चोर है चोर है चोर है। अब पति तो कुंठित है, तो नैतिक गिरावट होगी, और पड़ोसन को पता लग ही गया है तो पार में गुटरुगु करेंगे, तो फिर जो आपने कहा था वो सच हो गया, बचा लो। तो नसीहत है, सलाह है, हिदायत है, एग्जाम्पल के थ्रू हिदायत दे रहा हूँ आपको। कभी भी किसी भी नैतिकता का गिरना उसकी कुंठा ही कारण है, और इस बात को बखूबी समझिएगा, जिसको आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। बार बार कहिए अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं तो कहा भैया तू कलेक्टर होगा, तब तो जाहिर सी बात है कहते रहोगे, जो कहेंगे आप वो होगा, क्योंकि वो एनर्जी उस बच्चे में आने लगती है। तो इसलिए कभी भी किसी को कुंठित होने का मतलब होता है कि उसके जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं या उसके अंदर जो मूल्य हैं, इथिकल मूल्य वैल्यू हैं, वो डेफिनेट है कि वो फिनिश हो जाएंगे, उनका समापन हो जाएगा। उसे लगने लगेगा जब मैं गलत ही हूँ तो चोरी क्यों ना करूँ, बस ये चोरी वही शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या हो गया भाई, जाहिर सी बात है, अब आप उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, कौन नवाब कर नहीं रहा है, अंग्रेज क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं आप, नहीं तो जाहिर सी बात उन पर नैतिक गिरावट होगी, और जो गिरावट होगी तो करेंगे क्या, कहेंगे अब हम अपना काम करवे नहीं करेंगे, अब हम बैठे रहेंगे। ये पति लोग जब पत्नियां लड़ती हैं कि जा तो गुटरू गु करवो, लियो ना जाप कहूँ, अब कहूँ ना जाप,
रख दीन बैग ऑफिस कैसी की तैसी, लोग कहाँ ना जाएंगे। आज का शॉर्ट वीडियो में बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती, उसी इलाके में जोड़ देता हूँ कि पत्नियाँ अक्सर अपने हस्बैंड के ऑफिस में ही कैमरा लगा देती, मोबाइल रख के चली जाती हैं, और उसके बाद जब हस्बैंड अपने सेक्रेटरी के साथ गुटरू करता पकड़ लिया जाता है, लीजिए बाद में मोबाइल हमने तो ये रिकॉर्ड कर लिया था, लो भाई तो तुम तो पहले चिल्ला रहे थे, कभी उसकी नीयत खराब हुई नहीं थी, लेकिन जब बाबा कहोगे चोर हो तो कहा, तो मौका मिलेगा चौका लगा देते हैं, बस हो जाता है। हाँ, वो सोच पैदा हो जाएगी खुद। हमने कहा कि कुंठा ही नैतिक गिरावट का कारण है और नवाब के द्वारा। और एक लाइन और, मैंने जो नसीहत, शांति भैया आप लोग, मैंने नसीहत जो दिया, नसीहत कही है कि जिस, मेरा एक कॉन्सेप्ट है कि जिस फैमिली में या जिस संबंध में, जिस दोस्तों चाहे जो भी हो आप, जब संदेह जैसी चीज प्रवेश करती जिस दरवाजे से, अगर गेट से उसकी एंट्री है तो समझिएगा कि पिछले गेट से, फ्रंट से उसकी एंट्री होगी संदेह की, और पिछले गेट से बाहर निकलेगा मोहब्बत प्रेम जो भी आपका है, लगाव परिवार को, से बाहर जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। नए कुंठा ही नैतिक गिरावट का कारण है। तो इसमें ये चीज़ लोग के देखो तो समझ जाओगे मेरी बात है। तो किसान थे, जुलाहे थे, शिल्पी थे, वो उनके अंदर कार्य करने की जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन था ना, वो समाप्त हो गया। जब मोटिवेशन ही नहीं रह गया तो काम क्या करोगे। आप पढ़ रहे थे, बाबा फेल हो रहे थे, और मोटिवेशन ही नहीं रहा, प्रेरणा भी नहीं कहीं मिल रही है, तो फिर आप वो काम करना नहीं चाहेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जब उनका जो उनकी स्थानीय स्तर पर उनका जो रहन सहन था उसी छेड़ा गया, तो बंगाली समाज कुंठित हुआ और उसमें नैतिक गिरावट दर्ज की गई। चाहे किसान थे, जुलाहे थे, शिल्पी थे, उन्होंने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, मेरा काम में कोई रुचि नहीं रह गया, मुझे कहीं मोटिवेशन की प्रेरणा नहीं। तो उसका प्रभाव ये रहा कि वहाँ गिरावट दर्ज की, किसमें, सभी लोगों में। अगर सामाजिक रहन सहन को छेड़ दिया जाए या किसी में उसकी संस्कृति को छेड़ दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका काम करने में कोई रुचि नहीं रहेगा। जैसे कि वर्तमान में आप देख सकते हैं, किसी एक धर्म की अवहेलना से उस धर्म के लोग आजकल कुंठा में ही तो हैं। वो अपने किसी त्यौहार को मनाने के लिए भी खुल के नहीं बनाते हैं, सोचते नहीं एक समय ऐसा आएगा उनका समापन हो जाएगा। यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से, तो ये परिणाम था, दुष्परिणाम है। आप इसको डायग्राम बना के सेटअप कर लीजिए, जितनी बातें मैंने बताया विथ एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, कोई समस्या इसमें आपको नहीं है। दूसरी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या कोई प्रभाव पड़ा है इन सब चीज़ों का, तो बेशक पड़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, कंपनी का अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण ही नहीं रह गया, नियंत्रण नहीं रहा, क्योंकि प्रशासन तो देख रहा था कौन नवाब, और नवाब का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, पैसा राजस्व मिलता नहीं था तो ध्यान उसने दिया नहीं। कंपनी जो कंपनी थी अपने कर्मचारी पर नियंत्रण नहीं कर सकी, उसके कर्मचारी निजी व्यापार करके भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिए, खूब धन कमाया उन लोगों ने, कंपनी के हित की उन्होंने उपेक्षा कर दिया। इससे कंपनी को लाभ की स्थिति में पहुँचे तो, लेकिन घाटा बहुत अधिक हो गया, यानी कंपनी का नुकसान अधिक हुआ, लाभ कम हुआ, और एक ऐसी स्थिति बनी कि कंपनी हो गई दिवालिया। कंपनी दिवालिया हो गई तो क्या हुआ, कंपनी दिवालिया हो गई तो हुआ क्या, आ रहा है वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग जब आया, वारेन हेस्टिंग ने सारी चीज़ों को देख लिया, अच्छाई बुराई को, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की तरफ अग्रसर हुआ। इसके समय में समाप्त हुआ, लेकिन रियल में द्वैध शासन को समाप्त करने वाला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इसीलिए लाया गया था क्योंकि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से कंपनी घाटे में चली गई, और उसे चाहिए था क्या, ऋण, और ऋण लेने के लिए कहाँ गया, कंपनी कहाँ गई, सम्राट के पास। सम्राट ने कहा मुझे कोई गारंटी दे सकते हो, मैं लोन आपको क्यों दूं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, हम तो घाटे में हैं। तो फिर
एक कमेटी बना के लॉर्ड नॉर्थ कमेटी बनी, जिसने जांच किया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को, और उस भ्रष्टाचार को क्या किया जानने के बाद सम्राट ने कहा कि अब हम कंपनी को नियंत्रित करेंगे। इसीलिए चार्टर के बजाय क्या आया, रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियंत्रक या नियंत्रण अधिनियम कह सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया, कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई, गवर्नर काउंसिलिंग की स्थापना हुई, गवर्नर काउंसिल बनी, 4 उसमें मेंबर चुने गए, है ना, और सुप्रीम कोर्ट बना के विवादों को सुनने के लिए रखा, उसके खिलाफ अपील सुनने के लिए कहा। लंदन में प्रिवी काउंसिल था। ये कह सकते हैं यहीं से भारत में शासन करने के लिए नियमों का, परिनियमों का, विधियों का, उपविधियों का बनना शुरू हुआ। और वह रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ही नहीं, कंपनी जहाँ जहाँ शासन करेगी वहाँ भी वह लागू रहेगा। यानी कंपनी से संबंधित कोई भी विवाद सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, और यही प्रारंभ होता है। जैसे ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होता है। यानी कह सकते हैं कि यहीं से जब वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत करवाया, ब्रिटिश सम्राट ने 1773 एक्ट के तहत इसे समाप्त किया। बंगाल से द्वैध शासन को, उसकी अच्छाई बुराई को देखते हुए, और वहीं से शुरू हुआ भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय संविधान की विकास यात्रा। मेरी बातें आप बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि ये चैप्टर ऐसे ही था नहीं जैसा आपको आसानी से बता दिया गया। आप बार बार इसे देखिए और देखने के बाद समझिए, सॉर्ट आउट भी करिए। जिसमें अब बच क्या रहा है, आपका बच रहा है कि इस द्वैध शासन से लाभ क्या हुए और क्या उसमें हानि हुई, किसको हानि हुई, क्या दोष था द्वैध शासन का, ये सारी बातें हैं। द्वैध शासन के लाभ और हानि पर चर्चा मैं आगे आपको कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बंगाल में द्वैध शासन लागू करने से किसे लाभ हुआ और किसे हानि, यानी किसकी अच्छाई क्या बुराई क्या, दोनों बातें देखते हैं। कंपनी की शक्ति में वृद्धि हो गई। द्वैध शासन से लाभ क्या हुआ कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। कैसे वृद्धि हुई? निजामत का कार्य की, निजामत यानी कि प्रशासन का अधिकार किसे मिला? नवाब को। लेकिन भू राजस्व की वसूली का अधिकार किसे मिला? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो शक्तिशाली कौन होगा? जिसके पास धन संपदा होगी वही शक्तिशाली होगा। जिसके पास बंगाल का बुलियन होगा वो शक्तिशाली होगा। यानी भू राजस्व की वसूली का अधिकार पाने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? शक्तिशाली हो गई। तो ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा लाभ किसे मिला? कंपनी को इस बात का मिला कि वह उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। दूसरी बात क्या? कंपनी सुदृढ़ हो गई। सुदृढ़ का मतलब सीधी सी बात यहाँ है कि जब आप जो भू राजस्व था उसको इकट्ठा करके यानी कि वसूली करके कंपनी ने अपने आप में स्थायित्व स्थापित कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भारत के अन्य हिस्सों में भी युद्ध करके उसने क्या किया? जैसे आप देखेंगे कर्नाटक का युद्ध है, आप कहाँ जाएंगे? कर्नाटक, मैसूर, जो भी युद्ध हुए हैं उन सब में उन बुलियन का इस्तेमाल करके अपने आप को उसने क्या किया? स्थायित्व प्रदान किया। और वो कह सकते हैं कि भारत में लंबे समय तक बने रहने के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया। किसने? कंपनी ने। तीसरी बात क्या है? तीसरा लाभ क्या? अंग्रेजी साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हुई। पहले कंपनी अपने आप को स्थायित्व प्रदान किया और कंपनी यहाँ स्थापित हुई। लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी भी अब क्या हो रही है? कह सकते हैं कि अगर देखा जाए उस समय कल्पना कर सकते हैं, अगर हम उस दौर में हों तो ये बात तो कह सकते हैं कि शासन की वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में कब आई थी? इसी द्वैध शासन के समय में आई थी, क्योंकि भू राजस्व की वसूली का अधिकार इनके पास था। नवाब नाम मात्र का
बस एक निजामत यानी कि बस एक निजाम बन के रह गया। वास्तविक शक्तियाँ सब के सब किसके पास चली गई? अंग्रेजों के पास। और यही मौका किसे मिला? अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में स्थापित होने का। यानी कि द्वैत शासन से 3 लाभ किसे मिले हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों को लाभ मिले हैं और किसी को नहीं मिले हैं। अब ये तो लाभ हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसके साथ कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, द्वैत शासन के लाभ को आपने देखा, अब आप किसे देख लीजिए। द्वैत शासन के दोष कहे चाहे दुष्परिणाम कहिए, बात एक ही। इसमें कुछ ऐसा नहीं, जो कीवर्ड लिखे गए यहाँ पर उन्हीं कीवर्ड के सहारे आप लिख सकते हैं चीज़ों को। जैसे पहले क्या, केंद्रीय सत्ता का अभाव, इस बात को आप समझ रहे होंगे कि केंद्रीय सत्ता का अभाव क्यों? क्योंकि बंगाल द्वैत शासन के लागू होने से किसी एक व्यक्ति का शासन बंगाल पर नहीं था, क्योंकि नवाब प्रशासनिक तरीके से शासन कर रहा था, प्रशासन को देख रहा था। वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भू राजस्व की वसूली कर रही थी, ना उसकी कोई जिम्मेदारी थी। अगर आप ये कह लीजिए कि अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का पृथक्करण था, तो दूसरा कीवर्ड आपके लिए है। सही चीज़ ये था कि जो प्रशासन देख रहा था उसके बाद पास लायबिलिटी थी, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास लगान वसूलने का अधिकार था, लेकिन कोई भी उत्तरदायित्व उसने धारण नहीं किया था। जब चाहती थी, जितना चाहती थी उतना लगान वसूल करवाती थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो बंगाल का नवाब था उसके सारे अधिकार कैसे थे? शून्य थे। जब उसके अधिकार ही शून्य हैं तो जाहिर सी बात है अधिकारों एवं उत्तरदायित्व जो दिए भी गए ना, वो बहुत कम दिए गए दोनों को। इसलिए ऐसे कीवर्ड का आप इस्तेमाल यहाँ करके लिख सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अगर प्रशासनिक जवाबदेही की बात किया जाए, यानी उत्तरदायित्व की बात किया जाए, प्रशासनिक जवाबदेही उत्तरदायित्व नवाब के ऊपर थोप दिया गया था, लेकिन उसके हाथ में ना तो धन था और ना ही सैनिक शक्ति थी। और इन दोनों के लिए उसे किस पे आश्रित होना पड़ता था? वो आश्रित होता था इसके ऊपर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आश्रित रहता था। सेना के लिए या कोई प्रशासन में सुधार करना चाहता हो या प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाना चाहता हो तो उसे आश्रित किस पे होना पड़ता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। तो इसलिए अगर आप इस अगर सोचिए और समझिए तो यानी कि इन्हीं अधिकारों एवं किसी उत्तरदायित्व के पृथक्करण से जो नवाब था उसकी शासन में कोई रुचि ही नहीं रह गई। रुचि नहीं रह गई तो जाहिर सी बात है वो शासन करना नहीं है, तो दोष भरा है इसमें। इसका दुष्परिणाम कहिए या दोष कहिए, बात एक ही है। अब दूसरी बात क्या है? प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अव्यवस्था क्यों हो गई थी? क्योंकि धन की कमी की वजह से जो नवाब था उस प्रशासनिक क्षेत्र को तो देख रहा था, जो उसे जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों का वैसा निर्वहन नहीं कर पाया जैसा उसे करना चाहिए था, क्योंकि धन उसके पास था नहीं, यानी वसूली कर नहीं पाता था। तो जाहिर सी बात है जो ग्रामीण थे, जो डाकू थे, सन्यासी थे, सब लोगों ने लूट खसोट शुरू कर दिया। यानी वो प्रशासन को सुव्यवस्थित चलाना ही नहीं चाहा धन के अभाव में। इसलिए क्या हो गया? प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। सन्यासी भी चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पर जिसकी जो जिम्मेदारी थी जो उसको वो नहीं निभा रहा है या उसे जिम्मेदारियाँ उत्तरदायित्व कम दिए गए हों, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो ही जाएगी। आर्थिक अव्यवस्था पे मैं अभी इसके पहले चर्चा कर ही लिया हूँ, तो उसको आप वहीं से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि जो कंपनी भू राजस्व वसूलती थी पहले शुरुआती दौर में, पहले वो वार्षिक भू राजस्व 8 लाख रुपए के आसपास लेती थी, लेकिन जब 1766 से 67 तक का समय आया तो उसने उस 8 लाख वार्षिक भू राजस्व को बढ़ा करके कर दिया 22 लाख रुपए। यानी कि इतनी वसूली, इतना अधिक वृद्धि कर दिया कि लोगों को लगान देने में समस्या आने लगी, और जो लगान किसान नहीं देना चाहते थे तो उसे ज़बरदस्ती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग क्या करते थे? छीन लेते थे। यानी ऐसा एक बात ये भी हो गया, छीन लेते थे तो किसान परेशान का शोषण हो रहा था। एक घटना और घट गई, 1770 में बंगाल में क्या आज गया था? अकाल पड़ गया था, यानी कि दुर्भिक्ष आ गया था। उसके आने से भी स्थिति और खराब हो गई। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी तो नवाब की थी, लेकिन भू राजस्व की जिम्मेदारी नहीं थी, और भू राजस्व की वृद्धि करके लोग इतना शोषण कर दिए कि आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई। जैसे वर्तमान में हमारे देश में भी
अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। गरीब और अमीर जो मध्यम वर्गीय परिवार था वो पूरी तरह उसे कोई रुचि नहीं है। उस सूरता में कहाँ जाऊँ, या तो गरीबी में चला जाऊँ या मैं कहाँ चले जाऊँ। अमीर जा नहीं पा रहा है। लोगों ने कहा गरीबों को गरीबी मत समाप्त करो। भारत के किसी नेता ने कभी कहा था कि गरीबी को नहीं समाप्त करेंगे, गरीबों को ही समाप्त कर देंगे। गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबों को समाप्त कर देंगे। तो उनके उस नारे को वर्तमान जो परिदृश्य है, इससे अब वर्तमान में क्या चल रहा है कि उन नारे को एडाप्ट कर लिया। इस समय में जो भी है, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का, वो एडाप्ट कर लिया। वो कर क्या रहा है, गरीबों को समाप्त कर रहा है, गरीबी नहीं। यानी जो मध्यम वर्ग का परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, वो मध्यम वर्गीय फिनिश हो जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है, गरीब बनने जा रहा है, और जो गरीब था वो समाप्त हो जा रहा है। यानी अब देश में कोई गरीब हमारे यहाँ नहीं है। अब हमारे यहाँ गरीब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग गरीब हो रहा, तो मध्यम वर्ग कभी गरीब था नहीं, वो तो सामान्य स्थिति में ही है। और जो अमीर है वो अमीर रह गया, यानी कि एक वर्ग का समापन हो गया। जब कभी भी टैक्स बढ़ाया जाएगा और इनकम कम हो और टैक्स अधिक हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न होनी है, और ये काम अंग्रेजों द्वारा किया गया था। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो व्यापार है ये पूरा चौपट हो गया। किसानों ने पैदावार करना बंद कर दिया, यानी वाणिज्य व्यापार का ह्रास शुरू हो गया। किसान अनाज पैदा नहीं करना चाहते थे, और प्रतिबंध कौन लगा रहे थे, कंपनी वाले, कि भाई भू राजस्व वसूलने का हमारा एकाधिकार है, आपको हमें देना होगा, जितना हम कहेंगे उतना आपको देना पड़ेगा, इससे कम मूल्य पे आप सामान बेच नहीं सकते हैं। यानी कि एमएसपी जिसकी मांग हमारे किसान मर रहे हैं और बहुत बात सरकार से कर चुके वर्तमान में, ऐसे भी उस समय न्यूनतम मूल्य की बात हमारे किसान करते थे, तो अंग्रेज कहते थे हम जितने में जो वस्तु चाहेंगे उतने में ही बिकेगी। तो इसलिए किसानों की वहाँ भी रुचि नहीं रही उत्पादन में। तो जाहिर सी बात है कि घाटा किसे उठाना पड़ा, व्यापारियों को। किसान और निर्धन होते चले गए, गरीब होते चले गए। अब कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत आय में तो वृद्धि हो रही थी, लेकिन कंपनी को घाटा भी हो रहा था, क्योंकि उत्पादन किसान कर ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह बंगाल में वाणिज्य और व्यापार दोनों का ह्रास होना शुरू हुआ, जिसमें कंपनी को भी बहुत घाटा हुआ, और कंपनी अंत में जाके क्या बन गई थी, दिवालिया। मैं आपको बताया चुका हूँ इसके पहले। अब बचा क्या, लास्ट में जो इसमें दोस्त था वो क्या था, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। उद्योग धंधे कैसे नष्ट हो गए, जानबूझकर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चीनी, नील, सोडा, नमक, इन सब चीज़ों को खत्म किया गया। कैसे खत्म किया गया, द्वैत शासन प्रणाली ने इसे खत्म इसलिए कर लिया क्योंकि बंगाल में वस्त्र उद्योग जो होता था, उन वस्त्रों पर वसूली यानी कर की वसूली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिक कर दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि जो वस्त्र बंगाल में बन रहा है कॉटन का, ये वस्त्र यहाँ के लोग ना लें, ये कच्चा माल कहाँ जाए, ब्रिटेन जाए, और वह ब्रिटेन में बना हुआ वस्त्र भारतीय लोग पहने। ऐसा इरादा किसने रख लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसलिए उसने इंग्लैंड का वस्त्र व्यापार भारत में पनप सके, इसलिए उसने जानबूझकर सूती वस्त्र जो उद्योग था उसे नष्ट करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। 1765 के आसपास ही किया। जो सिल्क का उत्पादन होता था, सिल्क वस्त्र यहाँ बनाए जाते थे, उसमें भी उन्होंने अपनी नीतियों को बदल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने वस्त्रों को भारत में चलाने के लिए, या कह सकते हैं लंदन के वस्त्र उद्योग को भारत में आगे बढ़ाने के लिए, इन लोगों ने जितने भी उद्योग लगे थे उन उद्योगों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जब ये नष्ट करना शुरू किए, वस्त्र जिनका तैयार हो गया, रेशमी वस्त्र तैयार करने में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत लगे हुए थे, अब बेरोजगार हो गए, उनमें निरुत्साह आ चुकी थी। तो जाहिर सी बात है सब लोग व्यवसाय छोड़ दिए। तो दो धंधा नहीं चल रहा है, कीमत नहीं मिल रही है, सामान तो बना रहे हैं लेकिन कपड़े की कीमत नहीं पा रहे हैं, वहाँ छोड़ दिए, उन्हें उत्साहित हो गए, और जा करके कोई किसान, कोई मजदूर, कोई डाकू, सन्यासी, सब लोग मिल करके फिर क्या किए, विरोध करना शुरू किया कि विरोध का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ वस्त्रों को बुनने वाले जुलाहे थे जो रेशमी वस्त्रों को बनाते थे,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन जुलाहों का अंगूठा ही कटवा दिया। बिना अंगूठे के हैंडलूम नहीं चलता। उन लोगों ने क्या किया, जुलाहों का अंगूठा कटवा दिया ताकि वो वस्त्र बना ही ना पाएँ। अगर वस्त्र नहीं बना पाएंगे तो यह उद्योग अपने आप नष्ट हो जाएगा। इतने खतरनाक थे अंगूठा, जैसे कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने कटवा लिया था अर्जुन को दुनिया का सबसे धनुर्धारी बनाने के लिए, वैसे ही ब्रिटिश हुकूमत ने अपने वस्त्र उद्योग को, सिल्क रेशम के उद्योग को, वस्त्रों को भारत में मांग के लिए और उद्योग को पनपने के अवसर देने के लिए इन लोगों ने जुलाहों के अंगूठों को भी कटवा लिया। छुड़ाने यही धीरे धीरे क्या हो गया, कंपनी का भी अब नुकसान हो रहा है। ऐसा मत सोचिएगा, बंगाल के लोग तो शोषण हो ही रहा, वो नुकसान में जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किसको नुकसान हुआ, कंपनी को भी नुकसान हुआ। और इसीलिए फिर द्वैत शासन का अंत किया जाएगा। 1773 एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग भी आएगा। वारेन हेस्टिंग विचार व्यक्त करेगा किसे अंत करवाने के लिए, द्वैत शासन को, क्योंकि इन कमियों को देख करके और द्वैत शासन का अंत करवा देता है। अब तक हमारे द्वारा जो भी लेक्चर दिए गए हैं बंगाल को लेकर के, लगभग चीज़ों को कवर कर दिया गया, कुछ बचा नहीं है। एक सवाल अब इसमें बंगाल के संदर्भ में क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवाना है मुझे। मैं 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं अपनी तरफ से बना करके भी, और जो पहले पूछे गए एग्जाम में उनको भी मैं बहुत जल्द सॉल्व करवा दूंगा। तब तक आप क्या करिए, इन सारे वीडियोस को देखिए और नोट्स अपना मेंटेन करिए, क्योंकि आपको 1 से 2 सवाल एक सप्ताह के अंदर मिलेंगे और उसका आंसर आप लिखेंगे, उस टेलीग्राम पे शेयर भी करेंगे हमारे। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। कम से कम ये पता लगेगा कि आपने मेरी बात को कितना समझा है, और इससे ये भी आपके अंदर चीज़ें जो अभ्यास की हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि आंसर राइटिंग जो नहीं करते हैं वो सिलेक्शन से बहुत दूर रहते हैं। इस बात को बखूबी समझिएगा। कहने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर के लिखने बैठिए और आप लिख नहीं पा रहे हो तो समझ जाइए आप उतनी दूर हैं जितनी समय आप इसे, जितना साल आप उसको लिखने में लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं मिनटों की कहानी है। 5 मिनट का क्वेश्चन 2-2 घंटे लगते हैं लिखने के लिए। तो आप वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, और जो सवाल आपको दिए जाएंगे उस पर लिखेंगे, उसका मॉडल आंसर भी आपको दिया जाएगा। इतना सारा कुछ मैं करूँगा। हाँ, एक सवाल है इसमें, प्लासी और किसका, बक्सर का तुलनात्मक अध्ययन और रॉबर्ट क्लाइव का अपना क्या योगदान है। 2 सवाल हो सकता है एक लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो आंसर राइटिंग तो आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पीसीएम मनोरंजन को ज्वाइन करिए, और आप जो है बेशक वो आंसर राइटिंग करिए। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसका मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और ये समझिए कि आपको जितने जीएस के पेपर हैं 1 2 3 4 5 6 यूपी मेंस के, सारी चीज़ों का कैसे पढ़ना, क्या करना, सारी प्लानिंग आपको हम मिलने वाली है। और जो भी लेक्चर दे दिए जाएंगे उससे संबंधित मेंस का जो भी सवाल होगा आपको मिलेगा। जो प्री का क्वेश्चन होगा उसका टेस्ट पेपर भी आपको वहाँ मिल जाएगा। हाँ, दूसरी बात है कि अगर आपको सारे लेक्चर आप देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जो भी लगता है, आपका सुझाव हमें स्वीकार है। अच्छा सुझाव या बुरा सुझाव जो भी आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सुझाव देंगे, कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होगा उसमें। और अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि मेंस को लेकर के यूट्यूब पर भ्रम ही है, और मैं आपको भ्रमित कभी नहीं करने का प्रयास करता हूँ। यानी यूट्यूब पर मेंस को लेकर भ्रम है। अब कभी जो बुक्स की चर्चा की जाती है उन बुक्स का कोई बहुत मतलब नहीं है। उस लक्ष्मीकांत, उस आप इसकी बात करते हैं, स्पेक्ट्रम, सब कुछ पढ़ेंगे, कई साल लगेंगे मेंस तक पहुँचने के लिए आपको, लेकिन जब तक किसी मार्गदर्शन में नहीं जाएंगे तब तक संभव नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बेहतर आपको टीच करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर कहता हूँ कि मैं मेंस का जितना अनुभव रखा हूँ, इंटरव्यू जितना अनुभव रखा हूँ, जो भी मेरी सफलता की पूरी कहानी है उसका जितना अनुभव है उसमें पिरो करके लाता हूँ चीज़ों को। और आपको एग्ज़ाम में सवाल सीधे सीधे मिलने वाले की बात करता हूँ, मैं वही पढ़ाता हूँ। मैं प्री की बात नहीं करता हूँ, मेंस की बात करता हूँ। नोट्स आप कभी मैच करेंगे, आप देखेंगे सारे सवाल मेंस में किसी भी पेपर से अगर आपको पढ़ा दिया जाता है तो 70% नंबर, 70% क्वेश्चन से कम नहीं मिलने वाले हैं। इससे कम बिल्कुल नहीं, इस बात की 100% गारंटी है। आपको बस आंसर राइटिंग करना होगा। मेरे साथ आप नहीं कर पाते हैं तो आप उतनी दूर हैं सफलता से, उतने साल दूर रहेंगे। बस आप कहने के लिए होंगे कि आई एम ए सिविल एस्पिरेंट्स, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप इधर से उधर दौड़ते रहेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात अच्छे समझिए, या तो फिर आपको किसी के मार्गदर्शन में जाना ही होगा। तो आप ठीक है, जो भी अच्छा लगे तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।